एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था, है ना, हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर दिया था। हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, कहाँ पे, रे ऑप्टिक्स में, है ना। साथ के साथ ही रे ऑप्टिक्स के पैरेलल में ही हम वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा वेव ऑप्टिक्स पे होने वाला है। देखो मैंने बताया था लाइट हमारे ड्यूअल नेचर को शो करती है, यानी पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं और वेव नेचर को भी। कैसे पता चला हमने, देखो जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पार्टिकल नेचर पे बेस्ड होते हैं ना। जबकि मेरे इंटरफेरेंस हो गया, मेरा डिफ्रैक्शन हो गया, मेरा पोलराइजेशन हो गया, ये मेरे वेव नेचर पे बेस्ड होते हैं। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को देख के हमें क्या पता चला कि जो हमारी लाइट है हमारी, ये कौन से नेचर को शो करती है, हमारे ड्वेल नेचर को शो करती है ना। तो आज के बारे में हम वेव नेचर के बारे में बात करेंगे ना, कि जैसे हमारा पार्टिकल नेचर है ऐसे ही हमारा वेव नेचर है। और लास्ट में डी ब्रोगली ने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी लाइट है रेडिएशन से, ये दोनों नेचर को शो करती है। तो देखो वेव नेचर है ना, अब हम बात कर रहे हैं वेव नेचर की। देखो वेव नेचर और रे जो ऑप्टिक्स थी और वेव ऑप्टिक्स थी, है ना, दोनों में जो डिफरेंस होता है मैंने बता दिया था कि पार्टिकल नेचर कब शो करता है, वेव नेचर कब शो करता है ना। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। वेव नेचर में हमने क्या पढ़ा था कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है ना, वो हमारी क्या होगी, कंपेरेबल होगी किससे, जो ऑब्जेक्ट का हम साइज लेंगे, जैसे स्लिट ली हमने, है ना, तो उनके जो वेवलेंथ होगी वो स्लिट की जो लेंथ होगी, डायमेंशन होगी, उसके कंपेरेबल होगी। तो वो वहां से वेव नेचर के बारे में पता चलेगा। जबकि हमने रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल नेचर होगा वो कब शो होगा, जब ऑब्जेक्ट का साइज इज मच 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 ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। दूसरा, वेव नेचर को हम अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसके जो फिनोमिना होंगे, है ना, जबकि उसके अंदर हम कर पा रहे थे। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं ना। मैं आज बात कर रही हूँ वेव नेचर के अंदर किसकी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। किसकी बात कर रही हूँ, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखो वेव नेचर है ना, इसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले न्यूटन्स ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। कब दी थी ये थ्योरी, ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1675 में, है ना। इसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल आया, है ना। हाइगन्स प्रिंसिपल 1678 में इसके साथ पैरेलल में, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो लोगों ने माना नहीं। क्यों नहीं माना, क्योंकि उस टाइम पे इनका बहुत ज्यादा नाम था ना, तो उनकी थ्योरी को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसको भी हम पढ़ेंगे ना। आज बात कर रहे थे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की। देखो इन्होंने क्या बताया कि लाइट सोर्स एमिट्स, लाइट सोर्स लिखो या केवल लाइट लिख लो, है ना, लाइट ही लिख लो, है ना। लाइट एमिट्स टीनी पार्टिकल्स called corpuscles and these particles are elastic, rigid, massless and of different shape and size, different shape and size। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है ना, हमारी लाइट सोर्स हो गया, लाइट हो गई, ये छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को क्या करती है, एमिट करते हैं। उन्हीं टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं ना। कौन सी थ्योरी में, कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। एंड दीज पार्टिकल्स आर इलास्टिक, ये पार्टिकल कैसे होंगे, इलास्टिक। मान लो मेरे पास ये लाइट का सोर्स है ना, ये लाइट का सोर्स है ना, या फिर मेरी सन से लाइट आ रही है ना, या मैंने लाइट का सोर्स मान लिया, ट्यूब मान लो इसको, है ना। देखो आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, है ना। तो ये क्या करेंगी, ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है ना, इनको क्या करेंगी, एमिट करेगी, है ना। छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को अपने यहाँ से एमिट करेगी। और ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल मेरे कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड नो चेंज इन मोमेंटम। देखो इलास्टिक का मतलब तो यही होता है ना, सबको पता होगा ये बातें कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम।
कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम हमारा क्या रहे, कंजर्व्ड रहे, तो उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। फिर क्या है, रिजिड, रिजिड मतलब ये टफ होंगे, कठोर होंगे, है ना। मासलेस, मासलेस मतलब इनमें कोई वजन नहीं होगा। देखो अगर लाइट सोर्स है हमारे पास, वहां से ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये एमिट हो रहे हैं, तो हमारे सर पे गिरेंगे, तो अगर मास होगा इनमें तो हमें चोट पहुंच जाएगी ना। तो इन्होंने क्या अज्यूम किया कि ये पार्टिकल्स हमारे कैसे, मासलेस पार्टिकल एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज, अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के हमारे ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। कि इन्होंने बोला, न्यूटन ने बोला, है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि ये जो कॉर्पस्कल्स है ना हमारे, ये कैसे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं ना। दीज कॉर्पस्कल्स ट्रेवल अलोंग straight line with different speed in different medium। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो कॉर्पस्कल्स है हमारे, ये कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, है ना, विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, और अलग अलग मीडियम में इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी दीज कॉर्पस्कल्स ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में इन जो कॉर्पस्कल्स की स्पीड होगी ये क्या होगी, अलग अलग होगी। वो कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का जो लॉ है, मैंने कल बताया था ना लॉ, तो यानी कौन से लॉ को भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखो प्रीवियस जो लेक्चर है ना उसको भी रिवाइज करते चल रहे हैं ना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इस लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड, और इन्होंने क्या बताया कि जो स्पीड है ना, यानी कि मैं लिख दूं वेलोसिटी या स्पीड, है ना, वो वाटर में ज्यादा होगी कंपैरिजन टू एयर, है ना, यानी कि डेंसर मीडियम में ज्यादा वेलोसिटी होगी इंस्टेड ऑफ रेयरर मीडियम। ये क्या है मेरा, डेंसर मीडियम। देखो डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, सब बताऊंगी मैं ना। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम मतलब वो मीडियम होता है जहाँ पे एयर होती है ना, यानी जिस मीडियम से क्या जा रही हो, हमारी लाइट रेज जा रही हो, जहाँ पे जा रही हो दैट इज डेंसर मीडियम, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डेंसर मीडियम में जा रही है ना, यानी रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। एयर से मेरी कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, तो उस केस में जो मेरी एयर होगी वो क्या होगी, रेयर मीडियम, क्योंकि एयर से जा रही है ना, तो वो होगा रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम मतलब जहाँ पे जा रही है, तो एयर से वाटर में जा रही है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सरफेस रखा हुआ है ना, यहाँ से मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये कॉर्पस्कल्स आया ना, कॉर्पस्कल्स आए, तो ये मेरा क्या है, एयर है, दैट इज रेयर मीडियम। इस एयर में से मेरे क्या आ रहे हैं, कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं, टिनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, जा कहाँ पे रहे हैं, जा रहे हैं मेरे वाटर में, है ना, मेरा यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये है ना। तो ये जो कॉर्पस्कल्स है मेरे, ये इस मीडियम से इस मीडियम में आएंगे, तो होना क्या चाहिए, हम क्या पढ़ते हैं कि एयर से अगर वाटर में गए तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। लेकिन इन्होंने उल्टा बताया, इन्होंने क्या बताया कि वेलोसिटी इन वाटर क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, वेलोसिटी इन एयर से, है ना। ये इनका क्या था, लिमिटेशन पॉइंट है ना, कि ये पॉइंट इन्होंने गलत बताया था, है ना। एक पॉइंट और इन्होंने बताया था ना, क्या बताया था इन्होंने बताया था कि डिफरेंट जो हमारी वेवलेंथ होगी ना लाइट की, है ना, उनके लिए इनका जो साइज होगा कॉर्पस्कल्स का, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग लाइट के लिए, यानी अलग अलग वेवलेंथ होगी वहाँ पे, है ना। तो उस केस में इनका जो साइज होगा, है ना, कॉर्पस्कल्स का, वो अलग अलग होगा, है ना। तो मैं लिख दूँ ये पॉइंट भी, डिफरेंट कलर्स ऑफ light have different shape and size। देखो ये तो पता होगा सबको, है ना, कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है, डिफरेंट शेप एंड साइज के, अलग अलग लाइट की जो कलर होंगे उनके लिए अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज होगी, किनके, इन टिनी पार्टिकल्स के, जो इन्होंने क्या बोला था, कॉर्पस्कल्स बोला था। तो ये थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो 1675 में है। देखो इसकी अचीवमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अचीवमेंट थी, है ना। तो नोट कर लो एक बार, साइड हो जाते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले ली। देखो अब हम बात कर रहे हैं
इसके अचीवमेंट्स के, है ना, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। अचीवमेंट ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना। अब देखो क्या अचीवमेंट थी। फर्स्ट पॉइंट जो है वो इन्होंने क्या बोला था कि जो कॉर्पस्कल्स है हमारे वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, यानी लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना, ये बोल दिया था इन्होंने। क्यों, किस बेसिस पे बोला था? इन्होंने बोला था जो कॉर्पस्कल्स है वो कैसे थे, हमारे कॉर्पस्कल्स थे वो हमारे कैसे थे, वो हमारे थे रिजिड, है ना। ये क्या थे, रिजिड। रिजिड यानी कठोर, है ना। रिजिड है यानी अगर मैं इसको फेंकूंगी, थ्रो करूंगी तो कैसे जाएंगे, मेरे स्ट्रेट जाएंगे। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे कॉर्पस्कल्स है वो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना को बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये कैसे बताया इन्होंने क्या बोला कि ये मैंने मेरे पास सरफेस मान लिया, है ना। इस सरफेस पे जब मैं ये छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स को क्या करा रही हूँ, इंसिडेंट करा रही हूँ, स्ट्राइक करा रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरी सरफेस के स्ट्राइक होके क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे थे, है ना। यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर रही थी, नॉर्मल ड्रॉ कर रही थी। तो ये एंगल आई हो जाएगा मेरा, ये एंगल आर हो जाएगा ना। तो यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से इस सरफेस के स्ट्राइक होंगे, तो स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गए, बैंड हो गए, बाउंस बैक हो गए। तो ये इस बेसिस पे इन्होंने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है, ये बताया था, है ना। आई होप समझ आया होगा। तीसरा इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जब भी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, या तो जो हमारी लाइट है वो देखो एक्चुअल पाथ से तो डेविएट होगी, या तो वो नॉर्मल की तरफ होगी या फिर वो नॉर्मल से अवे होगी। जब भी हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पे जो हमारी लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है ना। डीप में बात करेंगे हम जैसे जैसे आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। देखो लेकिन इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने तो ये बोला था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वो क्या थी, ज्यादा थी, किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो क्या था इनका लिमिटेशन पॉइंट, है ना। ये पॉइंट इन्होंने गलत बताया था। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या लिया कि सरफेस लिया, है ना। अब इसके देखो इसके ऊपर क्या था, एयर माना था इन्होंने, और नीचे क्या माना था, वाटर माना था, यानी दो अलग अलग मीडियम हो गए। ऊपर मेरा एयर मीडियम है, नीचे मेरा क्या है, वाटर है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉर्पस्कल्स है। ये जब इस सरफेस के स्ट्राइक करेंगे और रेयर मीडियम से कहाँ जाएंगे, डेंसर मीडियम में जाएंगे, है ना। ये मिल क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो होना क्या चाहिए था, जाने तो ये ऐसे ऐसे चाहिए थे, है ना, जाने तो ये मेरे ऐसे ऐसे चाहिए थे सीधे एकदम, लेकिन होगा क्या। इन्होंने कैसे रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला कि ये पार्टिकल जो मेरे यहाँ पे होंगे, है ना, इस सरफेस के पास, तो इन पे क्या लग रही होगी, इन पे फोर्स लग रही होगी नीचे की डायरेक्शन में, एडहेसिव फोर्स, है ना। कौन सी फोर्स बोलते हैं हम इसको, एडहेसिव फोर्स, है ना। कि जो एयर के अंदर मेरे पार्टिकल है वो और वाटर के अंदर जो मेरे पार्टिकल्स होंगे कॉर्पस्कल, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जबकि जो वाटर के अंदर होंगे ना पार्टिकल वो डोमिनेट कर जाएंगे, यानी ये वाली जो मिल फोर्स है ये डोमिनेट कर जाएगी, यानी ये जो कॉर्पस्कल्स है इनके ऊपर मिल फोर्स लगेगी, कहाँ पे, नीचे की तरफ लगेगी, है ना। और हम क्या पढ़ते हैं कि जो एफ नेट है, एफ नेट, है ना, जब मेरी सारी फोर्सेस क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगी, तो हम नेट फोर्स को कैसे मान लेते हैं, इस नॉर्मल के अलोंग मान लेते हैं ना, इस नॉर्मल के अलोंग मान लेते हैं। तो ये पार्ट कॉर्पस्कल पार्टिकल है, इनको क्या करेगा, ये अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जाने तो मेरे ऐसे चाहिए थे, ऐसे जाने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही नीचे फोर्स लगी तो एक्चुअल में यहाँ पे जाने चाहिए थे, लेकिन ये थोड़े से बैंड हो जाएंगे ना। ऐसे जाने चाहिए थे लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लग रही तो ऐसे बैंड हो गए अपने। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या बताया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया था कि इनके ऊपर फोर्स लग रही है, इन कॉर्पस्कुलर पार्टिकल के एफ नेट मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, मेरा ये जा ऐसे रहा था, है ना, कॉर्पस्कुलर पार्टिकल, तो एक्चुअल पाथ से
नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी, ये डेविएट हो गया ना, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल की तरफ आ गया है ना यहाँ पे। तो यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर दिया, जबकि इनकी स्टेटमेंट ये गलत थी, लेकिन इस बेसिस पे इन्होंने देखो सही बताया ना कि एयर से वाटर में जाएंगे। तो अभी बताया मैंने कि जो मेरी बेंडिंग होगी वो नॉर्मल की तरफ होगी, मेरा नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल की तरफ हुई है, नॉर्मल से अवे नहीं हुई, उस तरफ तो नहीं हुई। एक्चुअल पाथ तो ये था उसका, देखो एक्चुअल पाथ उसको जाना ऐसे चाहिए था, है ना। तो अगर नॉर्मल से अवे होती तो एक्चुअल पाथ से उधर की डायरेक्शन में होती, लेकिन ये क्या हुई है, नॉर्मल से इधर वाले डायरेक्शन में हुई, यानी नॉर्मल की तरफ हुई है। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन सही दिया था, जबकि ये स्टेटमेंट इनकी रॉन्ग थी, है ना। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे बात करें तो ये होगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने इस फोर्स के टर्म में बताया, तो इसका मतलब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के फिनोमिना को। अब हम क्या बात कर लेते हैं, इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं ना। इरेज कर दूं मैं, नोट कर लिए। देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, लिमिटेशन की बात कर लेती हूँ, है ना। देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इनकी फर्स्ट लिमिटेशन रॉन्ग थी, है ना। इन्होंने क्या बोला था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कहाँ पे, वाटर में, वो क्या थी, ज्यादा थी किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये क्या थी, इनकी ड्रॉबैक थी, है ना, लिमिटेशन थी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना, यानी कि क्रॉस पॉइंट है, लिमिटेशन है। दूसरा, फेल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। कि ये क्या एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। देखो ये अभी हम बात करेंगे इनकी, है ना, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन थोड़ा सा बता देते हो। देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है, हम कोहेरेंट सोर्सेज को लेते हैं, वो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, तो उन सोर्सेज, वो उन दो सोर्सेज लेते हैं, स्लिट्स लेते हैं, उस स्लिट के अंदर से हम क्या पास कराते हैं, लाइट को पास कराते हैं, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट ऑब्टेन होते हैं ना। ऐसे ही डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन में जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वहां से मेरी लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है ना, डिफ्रैक्ट हो जाती है, वहां पे भी हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं। पोलराइजेशन, ये सारी हम डिटेल में बात करेंगे ना जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या समझो कि ये जो इनकी थ्योरी थी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कॉर्पसल टीनी पार्टिकल्स माने थे ना, जबकि ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये कंप्लीटली वेव नेचर पे बेस्ड थे, है ना। तो ये इन चीजों को एक्सप्लेन करने में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, है ना। इसके बाद जो इनका ये स्टेटमेंट थी, ये वाली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये वाली स्टेटमेंट, ये किसने करेक्ट की थी, ये फौकेल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी, बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव लेटर। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी, फौकॉल्ट ने स्टेटमेंट को करेक्ट किया। तो इन्होंने क्या बोला था कि वेलोसिटी इन एयर मेरी ज्यादा होगी किससे, वेलोसिटी इन वाटर से, यानी इनकी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे देखो हकीकत बात क्या थी, उस टाइम पे लोग न्यूटन की बातों पे विश्वास करते थे, तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान लिया था। जबकि जो हमारे आइगन्स प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, जिन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बातें की थी, एकदम सही थ्योरी दी थी उन्होंने, कुछ लिमिटेशन थी उसमें भी, लेकिन उनकी बातों पे ट्रस्ट करने से मना कर दिया था। इन्होंने बात की थी 1675 में, और उनकी थ्योरी भी पैरेलल में 1678 में चल रही थी, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, ये करेक्ट मान लिया। बाद में फौकॉल्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये वाली जो इनकी स्टेटमेंट थी इनको रॉन्ग प्रूव कर दिया था। कैसे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। तो ये हमने आज किसकी बात की, आज हमने बात की है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आइगन्स प्रिंसिपल की। तो प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।